वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग इस चीज के लिए बदनाम है कि वो आने वाले समय के बड़े स्टार्स को अपने हाथों से फिसल जाने देता है, फिर चाहे वो स्टनिंग स्टीव ऑस्टिन हो, मैक फॉली हो या फिर चारों रेडिकल्स को एक ही समय जाने देना हो। जहां इन रेसलर्स का टैलेंट साफ दिखाई दे रहा था, वहीं कुछ रेसलर्स ऐसे भी थे जो कि उस समय पर शायद कुछ खास नहीं लग रहे थे, लेकिन कुछ सालों बाद, कभी कभी कई सालों बाद भी कहीं और जाकर बहुत बड़े रेसलर्स बन गए। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 WCW लूजर्स जो बहुत बड़े स्टार्स बन गए। शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आप ये नहीं जानते थे? जी हाँ, WWE में रोड डॉग के तौर पे शानदार सफलता पाने से काफी समय पहले ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। इस कोशिश में उनका WCW के साथ हाँ ना का खेल भी शामिल है। ब्रायन के बड़े भाई ब्रैड और स्टीव दोनों ही उस समय इस कंपनी के लिए काम कर रहे थे और पक्के तौर पे कंपनी में अपने भाई की तारीफें करते होंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग फैमिली के नाम को देखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि वो सब कितने शानदार खिलाड़ी हैं, इस बात में कोई हैरानी नहीं होती कि WCW ने यंग ब्रायन को बिना किसी एक्सपीरियंस के खेलने का मौका दिया। उन्होंने सबसे पहले 1990 में एक हाउस शो में रेसलिंग की, जहां वो टेरी टेलर से हार गए, जिसके कुछ सालों बाद वो वापस आए और यहाँ वहाँ हर जगह ज्यादातर हारते हुए दिखे। सैटरडे नाइट वर्ल्ड वाइड मेन इवेंट्स पावर आर और प्रो में। ये समझने के बाद कि उनके WCW करियर के आसानी से आगे बढ़ने की कोई खास उम्मीद नहीं है, जेम्स ने 1994 में WWE के साथ डील साइन कर ली। शुरुआत में खुद की जगह बनाने में मुश्किलों का सामना करने के बाद द DOGG ने एटीट्यूड एरा में डी जनरेशन X के सदस्य के तौर पे रफ्तार पकड़ी। हैरानी इस बात की है कि जेम्स ने WWE से निकाले जाने के बाद फिर WCW में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन जिस नाइट्रो पे वो काम मांगने गए वो WCW का आखिरी नाइट्रो साबित हुआ। शायद उन्हें पहले किसी को फोन करके पूछ लेना चाहिए था। नंबर 9, मिको साटोमूरा। 90 के दशक में इंटरनेशनल रेसलर्स का इस्तेमाल अपने क्रूजरवेट डिवीजन को बनाने के लिए करने के साथ साथ एरिक बिशॉफ ने विदेश में फीमेल रेसलर्स की भी तलाश की, जिससे कि वो एक विमेंस डिवीजन को आगे बढ़ा सके। मेडुसा और ल्यूना का साथ देने के लिए EZE जापान के GAEA प्रमोशन से काफी सारे रेसलर्स को लेकर आए, जिसमें एक नया चेहरा मिको साटोमूरा का भी शामिल था। मिको ने वर्ल्ड वाइड और प्रो के लिए अपने साथी रेसलर्स के खिलाफ काफी मैच खेले, जिसमें WCW वर्ल्ड विमेंस चैंपियन के लिए हुए एक टूर्नामेंट के पहले राउंड का मैच भी शामिल था और इस टूर्नामेंट को अंत में हाकोटू ने जीता था। हालांकि उनकी अमेरिका ट्रिप में ये अकेला टूर्नामेंट नहीं था जिसमें साटोमूरा ने हिस्सा लिया था। वो नाइट्रो के एक एपिसोड में भी दिखी थी, जो कि WCW विमेंस क्रूजरवेट टाइटल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल था। WCW के बाद मिको ने खुद को सबसे शानदार रेसलर्स में एक बना दिया और आज उन्हें सही मायनों में एक लिविंग लेजेंड माना जाता है। साथ ही वो NXT UK की विमेंस चैंपियनशिप पर भी राज करती हैं। नंबर 8, टेरा राइजिंग। अगर आप ध्यान से सोचें तो हंटर हर्स्ट हेम्सली या कहें ट्रिपल एच थोड़ा बेवकूफी भरा नाम लगता है कि नहीं? ट्रिपल एच सुनकर ऐसा लगता है कि ये किसी क्रीम का नाम है जो धूप से जली हुई स्किन का इलाज करती है। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या है जो सुनने में हंटर हर्स्ट हेम्सली से ज्यादा बेवकूफी भरा लगे? टेरा राइजिंग ये वो नाम है जो कि पॉल लेवेस्क्यू ने अपने WCW के शुरुआती दिनों में चुना था, जहां उन्होंने बड़े दिग्गजों से लड़ाई करके उन्हें हराया, जैसे कि कीथ कोल, सनी रॉजर्स और TA मैकॉय। उस समय सेरेब्रल असासिन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे थे और सिर्फ अच्छे बाल और कसी हुई पैंट ही उनकी पहचान थी, या ये कहें कि वो अपने खेल को पूरी तरह से बेहतर बनाने से कोसों दूर थे। उनको मौका तब मिला जब वो जीन पॉल लेवेस्क्यू बने और फ्रेंच अंदाज में बात करने लगे, लेकिन वो गिमिक भी कभी भी कुछ खास नहीं कर पाया। लॉर्ड स्टीव रीगल के साथ दी ओरिजिनल ब्लूबर्ड्स नाम की एक संभावित टीम ने थोड़ी उम्मीद दिखाई, लेकिन रीगल ने ही लेवेस्क्यू को समझाया कि उन्हें WCW को छोड़कर WWE में जाना चाहिए अगर वो अपनी रेसलिंग में बेहतर होने के लिए जरूरी अनुभव चाहते हैं तो। और अंत में उन्होंने काफी ठीक ठाक काम कर लिया। नंबर 7, ब्रूजर मैस्टिनो। ग्लेन जैकब्स को WWE में लगातार कई बेवकूफी भरे गिमिक्स झेलने पड़े, जिसके बाद उन्हें वो गिमिक मिला जिसने उन्हें दुनिया भर में फेमस कर दिया और उनकी किस्मत बदल दी। आइजैक यंगकेम DDS और फेक डीजल ये दोनों बहुत ही ज्यादा बुरे थे और शायद ये एक कमजोर खिलाड़ी को खत्म भी कर देते, लेकिन अगर नॉक्स काउंटी के मेयर के साथ जो हुआ, अगर वो ना हुआ होता तो शायद इस कमजोर खिलाड़ियों की सूची का हिस्सा बन जाते। जैकब्स WCW के सैटरडे नाइट में स्टिंग के खिलाफ खेलते दिखे एक खतरनाक डेंटिस्ट बनने के कुछ साल पहले और उम्मीद के मुताबिक हार भी गए। ब्रूजर मैस्टिनो एक ऐसा नाम जिसका इस्तेमाल पहली बार मेंटोर का किरदार निभाने वाले रेसलर ने किया था
इसमें जैकब्स ऐसे लग रहे थे जैसे, मतलब मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो कैसे लग रहे थे। शायद किसी पुरानी नाइट क्लब के डांसर जैसे जिसने चमकती हुई गोल्ड जैकेट पहन रखी है और कर्ली ब्लॉन्ड बाल हैं और एक अजीब सी फिल्मी स्माइल है। उनके विरोधी की चटक हरी पैंट से भी ज्यादा साफ दिख रहा था कि ब्रूजर को अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। खुशकिस्मती से उन्होंने सीख भी लिया, वो भी उनके करियर का फैसला करने वाले किरदार बिग रेड मशीन को अपनाने से पहले। नंबर 6, डेमन स्ट्राइकर। डेमन स्ट्राइकर एक सख्त प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जो अपने ही नियमों के मुताबिक चलता है, या एक हिम्मत वाला कनाडा का उभरता हुआ सितारा जो रेसलिंग के बिजनेस में एक बड़े मौके का इंतजार कर रहा है। एडम कोपलैंड एक बहुत पुराने WWE फैन थे और हमेशा सोचते थे कि वो भी विंस मैकमैन की कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, लेकिन उन्हें टीवी पर शुरुआत करने का मौका WCW ने दिया। ग्रेट व्हाइट नॉर्थ कनाडा से ऑरलैंडो फ्लोरिडा के डिज्नी MGM स्टूडियो तक पूरे 24 घंटे का सफर तय करके डेमन स्ट्राइकर को पटके जाने वाले खिलौने का किरदार निभाने का मौका मिला। केविन सेलिवन और मैंग के खिलाफ WCW प्रो के लिए खेले गए मैचेस में। इसी खुशी में भविष्य के हॉल ऑफ फेम ने द जायंट बिग शो के हाथों जमीन पर चोक स्लैम भी खाई। एज ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि उन्होंने ये सफर सिर्फ पैसों के लिए किया, ना कि करियर में आगे जाने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि उनका अंतिम लक्ष्य WWE ही है। उन्होंने ये भी बताया कि 90 के दशक के बीच में उन्हें बैक स्टेज हो रही चीजें बहुत ही अजीब लगती थी और उन्हें लगा कि वहाँ के अधिकारियों को खुद कोई काम नहीं आता। आखिर में ये सारा अनुभव उनके मैकमैन की कंपनी में आने के इरादे को और मजबूती देता था। नंबर 5, रॉबी वी। एक बार आप रॉब वैन डैम के बारे में सोचिए और अब रॉब वैन डैम की दाढ़ी, कूल दिखने वाले कपड़े, चेयर से सबको मारने का अंदाज और थंब पॉइंटिंग के बिना इमेजिन करिए ये वो रॉब वैन डैम है, या कहूँ कि रॉब वी हैं, जिन्होंने 90 के दशक की शुरुआत में WCW में अपनी किस्मत आजमाई थी। काउबॉय बिल वॉट्स के जरिए WCW में आने वाले रॉबी वी थोड़ी मदद भी पा रहे थे और टीवी पर अपने शुरुआती मैच में जीत भी हासिल कर रहे थे, जिसमें वो स्कॉटी फ्लेमिंगो, पैट रॉस और शांघाई पियर्स जैसे रेसलर्स को हरा चुके थे। हाँ, मैंने बोला थोड़ी मदद, मैंने ये नहीं बोला कि वो नए रिकी स्टैम्पोर्ट जैसा कुछ बनने वाले थे। हालांकि उनका एक टूर ऑल जापान में बुक था और जब वो वहाँ से वापस आए तो वॉट्स की जगह ओली एंडरसन ने ले ली थी, जिन्हें ये रॉबी वी नाम का कैरेक्टर कुछ खास पसंद नहीं था। ये जानते हुए कि जापान में वो हफ्ते का $2000 कमा सकते हैं, जो कि WCW में हर मैच के लिए उन्हें मिलने वाले $100 से काफी ज्यादा था। वैन डैम ने वही किया जो उनके करियर के लिए सबसे अच्छा था और उन्होंने WCW को छोड़कर अपना पूरा ध्यान ऑल जापान पर लगाया। वो कुछ सालों बाद फिर से ECW में दिखे और एक शानदार वापसी की, जिसके बाद WCW की नई टीम, जिसके मुखिया एरिक बिशॉफ थे, वो उन्हें किसी भी हाल में अपने साथ शामिल करना चाहते थे। नंबर 4, डेव हीथ। एटीट्यूड एरा में वैम्पायर गैंग्रेल के तौर पे नाम कमाने से पहले डेव हीथ ने हर जगह काम किया। स्टीव हार्ट के स्टैम्पीड से लेकर ऑल जापान और यहाँ तक कि ECW में भी अमेरिकन कंपनी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के दौरान हीथ ने एक जॉबर के तौर पर WWE और ECW दोनों के लिए 80 के दशक के आखिर में काम किया था। साल 1989 में उन्होंने WCW के लिए कई सारे टैग मैच में अलग अलग पार्टनर्स के साथ काम किया और फिर 1993 में ब्लैक हार्ट्स के सदस्य के तौर पे वापसी की। हीथ को इसके कुछ ही समय बाद फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर मिल गया, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि कंपनी के पावर प्लांट ट्रेनिंग के कोच ने उन्हें मोटा बोल दिया था। रात में खून चूसने वाले वो सारे राक्षस अंदर से बड़े मासूम होते हैं। असल में उन्होंने WCW में वापस जाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रमोशन ने फैसला नहीं बदला हीथ की तरह, क्योंकि वो तो एक वैम्पायर है ना। बल्कि उन्होंने हीथ को और भी ज्यादा मैच हराए, वो भी बहुत छोटे शोज में, जैसे कि प्रो और वर्ल्ड वाइड। ये सब उस मैच के लगभग एक दशक बाद हुआ जब हीथ पहली बार दूसरे खिलाड़ी को बड़ा दिखाने के लिए हारे थे। रे मिस्टीरियो, क्रिस जेरिको, डीन मिलेंको और द पब्लिक एनिमे को जिताने के लगभग एक साल बाद हीथ WWE के टीवी शो में उस रूप में नजर आए जो उनका सबसे जाना माना रूप बनने वाला था। नंबर 3, केप मॉन्टेना। ऐसा लग रहा था कि बिली गन WWE के न्यू जनरेशन एरा में अचानक से आ गए थे, अपने भाई बार्ट के साथ स्मोकिंग गन्स टैग टीम के सदस्य के तौर पे। और हालांकि ये बात सच थी कि गन कोई जाने माने अनुभवी रेसलर या इंडी रेसलिंग का कोई बड़ा नाम नहीं थे और ना ही उन्हें किसी और कंपनी से छीन कर लाया गया था, लेकिन फिर भी उनके पास थोड़ा अनुभव था, जिसमें WCW में एक जॉबर के तौर पे बिताया गया उनका छोटा सा समय भी शामिल है। किप सॉप एक बुल राइडर के तौर पे अपना करियर बना रहे थे जब उन्हें ख्याल आया कि मेरे शरीर के लिए इससे भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है, और उन्होंने बुल राइडिंग की रिंग को रेसलिंग रिंग से बदलने का फैसला किया। शुरू में उनके नाम केप मॉन्टेना में उनका पुराना बुल राइडिंग का काम साफ दिखता था। इस दौरान 1989 के WCW प्रो में उन्होंने कुछ खतरनाक रेसलर्स का सामना किया, जैसे स्टिंग और रोड वॉरियर्स। उस समय ये देख रहे हर किसी को ये जरूर पता होगा कि लगभग 30 साल बाद भी स्टिंग और केप मॉन्टेना आज भी TBS में उतने ही अच्छे दिखेंगे। गन उस समय इस बिजनेस के लिए बहुत नए थे और बाकियों से अलग दिखने के लिए कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन उनके साइज और उनकी फुर्ती ने
ने कुछ साल बाद उनके लिए WWE के दरवाजे खोल दिए। नंबर 2, मिस्टर JL जेरी लिन पहले से ही अपने प्रोफेशनल रेसलिंग के सफर में 7.5 साल बिता चुके थे जब उन्होंने साल 1995 में WCW में जाने का फैसला किया। लिन इंडीज में काफी हद तक एक अच्छे खिलाड़ी बन चुके थे क्योंकि उन्होंने कुछ बेहतरीन मैचेस में रेसलिंग की थी, जिसमें उनका सबसे खास मैच था सीन लाइटनिंग किड वॉल्टमैन के साथ, और साथ ही उन्होंने जापान और मेक्सिको के काफी टूर्स किए थे। भले ही उन्हें एक अच्छे रेसलर के तौर पे जाना जाता था, फिर भी WCW उन्हें क्रूजरवेट डिवीजन का सदस्य बनाकर एक ऐसे मास्क और ड्रेस में सबके सामने लाना चाहती थी जो कि जाने माने पावर रेंजर्स से काफी मिलता जुलता था। काफी दिमाग लगाने के बाद मिस्टर जेल नाम रखा। अरे इतना कठिन नाम कहाँ से सोच पाए। लिन ने कई सारे अलग अलग विरोधियों के खिलाफ नाइट्रो, सैटरडे नाइट प्रो और वर्ल्ड वाइड में मैच खेला, जिसमें ज्यादातर उन्हें हार का ही सामना करना पड़ा और वो चोट के कारण कभी कभी लगातार लंबे समय तक नहीं खेल सके। उन्हें 1997 की गर्मियों में ठीक होने के दौरान ही निकाल दिया गया और WWE के साथ कुछ ट्रायल मैचेस खेलने के बाद वो ECW पर जाकर रुके। पॉल हेमन के मैरी बैंड ऑफ मिसफिट्स के साथ ही जेरी ने अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बहुत सारे क्लासिक मैच खेले और साथ ही हैवीवेट टाइटल भी जीता। नंबर 1, टेरी रिचर्ड्स। ECW के आखिरी के दिनों की सबसे महान सफलताओं में से एक थी राइनो का आना। पॉल हेमन की कंपनी के खत्म होने से पहले ECW के आखिरी चैंपियन द मैन बीस्ट की ताकत को फिलाडेल्फिया के लोगों को मानना पड़ा और देखने में वो सच में एक बड़े रेसलर लगते थे जब वो सबको पटकते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था और कुछ ही साल पहले वो बाकी के सारे रेसलर्स जैसे ही थे जो कि WWE और WCW का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने दोनों ही कंपनियों के लिए वही पुराने टेरी रिचर्ड्स के तौर पे टीवी पर आने वाले कई मैचेस खेले थे, लेकिन उन्होंने ऐसे मैच ज्यादातर WCW के लिए खेले थे और उन्होंने कुछ बड़े स्टार्स के खिलाफ भी मैच खेला, जैसे कि रोड वॉरियर हॉक, जिम डगन, द नेस्टी बॉयज और द रेनेगेड। मजे की बात यह है कि राइनो के लिए उस समय का सबसे यादगार पल है जब 1995 में वो ग्रेट अमेरिकन बैश पेपर व्यू के बैक स्टेज में थे और बुरी तरह डर के ये देख रहे थे कि बचपन से उनका हीरो हल्क हॉगन ना सिर्फ एक बल्कि कई सारी ठंडी बियर पी गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हल्क हॉगन इससे बुरा कुछ कर नहीं सकते, तो मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है जो आपका दिमाग हिला देगी।